आदाब नाजरीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। पेश करेंगे रियासत के तीनों खित्तों की अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मुफ्ती हुकूमत ने दिया मुलाजमीन को नए साल का तोहफा, डेली वेजर्स को मुस्तकिल करने का किया ऐलान। 60,000 डेली वेजर्स होंगे अब मुस्तकिल। रियासत में नकदी की शदीद किल्लत, आरबीआई ने की बड़े नोटों की सप्लाई बंद, सिर्फ 30% हो रही है सप्लाई। अमरनाथ यात्रा पर एनजीटी ने किए हुक्म जारी, जयकारों और मोबाइल पर लगाई रोक, गुफा पर पूरी तरह से होगी साइलेंट जोन। कोर्ट ने दिया स्टोर देने का हुक्म, फैसले से अकीदतमंदों में नाराजगी। मुबैना बीजेपी लीडर आशीष सरीन पर गरमाई सियासत, AK-47 के साथ फोटो अपलोड करने में अपोजिशन ने लिया आड़े हाथों। सरीन ने मांगी माफी तो बीजेपी ने झाड़ा पल्ला। और बर्फबारी के बाद लापता फौजी जवानों की तलाश में लोकल आर्मी यूनिट रही नाकाम, मदद के लिए HAWS को किया तलब। गुज़िश्ता इतवार से लापता हैं 5 जवान। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। बरसों से मुस्तकिल मुलाजमत का मुतालबा कर रहे आर्जी मुलाजमीन के लिए एक अच्छी खबर है। वजीर खजाना हसीब दराबू ने ऐलान किया है कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों में डेली वेज और कैजुअल लेबर के तौर पर काम कर रहे मुलाजमीन को जल्द ही परमानेंट कर दिया जाएगा। वजीर खजाना ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि बाकायदगी के सिलसिले में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई हैं और 1 हफ्ते के अंदर इस ताल्लुक से जरूरी अहकामात जारी कर दिए जाएंगे। वाज़ेह हो कि मुख्तलिफ महकमों में इस वक्त 60,000 से ज्यादा आर्जी मुलाजमीन हैं। मुस्तकली के मुतालबे को लेकर आए दिन मुलाजमीन एहतजाज और मुजाहरे करते रहे हैं। जी सलाम ने बराबर इनकी आवाज को आला सतह तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में आर्जी मुलाजमीन को अब यह खुशखबरी सुनने को मिल रही है। जराये के मुताबिक वजारत खजाना ने इस सिलसिले में एक मंसूबा भी मुरतब कर लिया है। वजीर खजाना ने कहा कि सरकार अपने वादे पर कायम है। इस सिलसिले में काबीना पहले ही अपनी मंजूरी दे चुका है। जल्द ही अहकामात की कॉपी सभी महकमों को भेज दी जाएगी ताकि मुस्तकली का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। आपको बता दें कि PDD, R&B, सेहत और तालीम, सोशल वेलफेयर एंड तमाम महकमे हैं जिनमें आर्जी मुलाजमीन की अच्छी खासी तादाद है। और हुकूमत के इस फैसले को आर्जी मुलाजमीन किस नजरिए से देखते हैं, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदे राजन वैद ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग महकमे के कैजुअल और डेली वेजर्स एसोसिएशन के सदर से बात की। हुकूमत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि 60,000 डेली वेजर जो जम्मू कश्मीर में हैं उनको पक्का किया जाएगा। इस पे बात करने के लिए तनवीर हुसैन है जो काफ़ी सालों से इस जद्दोजहद में लगे हुए थे। तनवीर, बहुत सालों की आपकी जद्दोजहद थी कि किसी तरह जो डेली वेजर के मसले हैं उनकी सुनवाई हो। अब लगता है सरकार संजीदा है। हाँ सर, जो आज सुबह CM की तरफ से ट्वीट आया है और कल भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से सेक्रेटरीट में अंदर मीटिंग हुई थी, तो उनने कहा कि अब एक आशा बंदी है जो 60,000 परिवार थे कि एक जो SRO जो है वो लागू करने जा रहे हैं 1 हफ्ते के बीच, तो हम उसको वेट एंड वाच कर रहे हैं। लेकिन एक लंबा संघर्ष किया हमने, इसमें 15, 20, 25, 30, 35 साल से लोग डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे थे, भूख हड़तालें की, सेक्रेटरीट के घेराव किए, हम जेलों में रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेहनत है, आज जो ट्वीट से हमने सुबह सुबह किया है, हम उस स्टेटमेंट का वेलकम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो 60,000 लोग पीछे 20-25 साल से एक आशा से थे, कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनका देहांत हो चुका है डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन वो भी साथी ऐसे, उन साथियों के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या तनवीर, मेरा सवाल ये भी है कि इससे पहले भी कई हुकूमतों ने आपसे वादे किए लेकिन वादे नहीं पूरे हुए। इस दफ़ा ऐसा क्या है कि आपको लगता है कि इस दफ़ा क्योंकि जो हमारी वज़ीर आला हैं स्टेट की, उन्होंने भी दिलचस्पी दिखाई, आपको लगता है यही एक वजह है जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर आज डेली वेजर का इशू जो है, ये तो पहले तो मुबारकबाद जम्मू कश्मीर कोalition सरकार को जो हेड करी है
महबूबा मुफ्ती जी, हम तो उनको मुबारकबाद देते हैं, और जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर उनको भी देते हैं कि जिनने पिछली असेंबली सेशन में वादा किया था कि हम इनकी जो पॉलिसी है इस सेशन से पहले लाएंगे, और लगभग वो जो पिक्चर जो क्लियर होती जा रही है। लेकिन इनका तो है ही है, लेकिन अपना भी जो मेरा एक स्टेट का कोरम था, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल्स थे, चाहे वो डिलीवरीज थे, चाहे वो नीड बेस्ड थे, आज जो अगर ये सरकार अगर मजबूर हुई है तो एक संघर्ष हमने किया, तो सरकार मजबूर हुई है और उन्हें हमारी डिमांडें फुलफिल एग्रीमेंट की। लेकिन सरकार का भी हम इस चीज को जो पीछे सरकारों ने हमें वादे किए थे, लेकिन वादे वफा नहीं हुए थे। लेकिन आज मेरा एक सवाल है कि आपने एक अहम बात कही कि काफी आपके जो डेली वेजेस हैं जिनकी अब तक मौत हो चुकी है, आप चाहेंगे कि एसएलओ के तहत उनके जो परिवार के किसी सदस्य को भी नौकरी दी जाए? जरूर हम ये मांग करते हैं कि एसआरओ जो यहाँ पे लागू करें सरकार, एक अलग से डिसीजन लिया जाए, क्योंकि उन लोगों ने भी डिपार्टमेंट के लिए अपनी लाइफ सर्वाइव की है, उन्हें यहाँ पे काम किया डिपार्टमेंट के अंदर, तो उनको भी चाहिए कि जो अपनी फैमिली को उन्हें पाला पोषण कैसा करना है। बहुत बुरी हालत है, मैं खुद अभी मैं विजिट पीछे 3-4 घरों में गया, विजिट किया, तो बहुत बुरी कंडीशन है, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। तो मैं महबूबा मुफ्ती जी से आपके चैनल के जरिए मैं ये अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो साथी हमें छोड़ के चले गए, कुछ न कुछ एसआरओ के तहत उसकी फैमिली को कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ही, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट दी जाए, लेकिन कम से कम उसको अपने फैमिली के पालन पोषण करने के लिए उसको डिपार्टमेंट में रिजर्व किया जाए। तो ये थे तनवीर हुसैन, जिनका ये कहना है कि एक खुशी तो है उनमें इस बात को लेकर कि सरकार ने ये फैसला लिया है कि 60,000 डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा, लेकिन उन लोगों के बारे में, उन लोगों के परिवारों के बारे में भी सोचना होगा जो लोग इस जद्दोजहद के दौरान मौत हो गई, जिनकी जो अब इस दुनिया में नहीं है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और वहीं सीएपीडी और पीएचई महकमे की एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से दूसरे लोगों को भी जोड़ा जाना चाहिए। हमारा मानना है कि ये एक अवामी मसला था, और जब भी हुकूमत ने कोई अवाम के मुफादात में फ़ैसला किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसमें साथ साथ रही और हमने हमेशा सरकार की सराहना की। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ये जो निकला है, जो पेपर्स में आया है, ये सच हो और बहुत जल्द इन डेलीवेजर्स के ऑर्डर्स इशू है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे महकमे में, हमारा जो पर्सनल मेरा महकमा है सीएपीडी डिपार्टमेंट, उसमें जो काम करने वाले हमारे मजदूर हैं या जो हमारे फेयर प्राइस शॉप डीलर्स हैं, उनको भी इस जुमरे में लाया जाए। जो उन्होंने इस हवाले से पॉलिसी फ्रेम की है, जो एसआरओ सामने आने जा रहा है, उससे पहले ही मुलाजमीन के जितने भी यहाँ पे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस वर्कर्स, सीजनल्स, एचडीएफ पे काम करने वाले लैंड ओनर्स, आईटीआई, जितने भी यहाँ के मुलाजमीन हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं और रियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ इस हवाले से बात की जाए और उसके बाद ही हम इसके बारे में कुछ कहेंगे जब एसआरओ सामने आ जाएगा। फिलहाल तो हम वेलकम करते हैं इस स्टेप का कि ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मुलाजमीन के हवाले से। मुझे लग रहा है कि आज हमारी मेहनत ने रंग लाया है। जो हम पिछले 2009 से सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे, उस हवाले से जो फैसला लिया गया है बहुत अच्छा डिसीजन है। और हाई वैल्यू करेंसी की कमी से क्या परेशानियां लाहक हो सकती हैं और क्या वाकई में इससे कारोबार मुतासर होगा और इसे कैसे निपटा जा सकता है इस परेशानी से। इन तमाम मुद्दों पर बात की हमारे नुमाइंदे राजन वैद ने माहिर इक्तिसादियात प्रोफेसर दीपांकर सेन गुप्ता से। आरबीआई ने जम्मू कश्मीर में जो करेंसी का फ्लो है उसमें कमी लाई है, जिससे जो है लोगों को परेशानी हो रही है। इस पे हमारे साथ जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं दीपांकर जी। दीपांकर जी, क्या वजह इसके पीछे देखते हैं और इससे क्या आपको लगता है इम्पैक्ट होगा? देखिए, ये करेंसी का जो शॉर्टेज हो रहा है, ये किल्लत सिर्फ कश्मीर में नहीं है, जम्मू में भी थोड़ी कई जगह पे है। एक्चुअली जिस रफ्तार से 500 रुपीज और 1000-2000 रुपी नोट्स डिमांड किया जा रहा है, उसी रफ्तार से इनकी फिलिंग हो नहीं रही है। देखिए, मुझे लगता है कि आपको फ्यूचर में मिलेंगे, आप देखेंगे कि 200 रुपए का नोट जो है, इसकी सप्लाई जब बढ़ेगी, इसी से ही रिप्लेनिश किया जाएगा। मैं आपको पहले बता दूं, स्टडीज हैव शोन कि ऑप्टिमल नोट जो है हमारे देश के लिए, जो हमारे एवरेज ट्रांजैक्शंस के मुताबिक लोगों ने कैलकुलेट किया है, इट शुड बी अबाउट 250 रुपी नोट। 250 रुपी नोट होता नहीं है। 200 रुपए नोट इज व नोट जो 250 रुपीज के सबसे करीब है। मुझे जो लगता है कि सूनर और लेटर आपके हायर डिनोमिनेशन नोट जो है, स्लोली बट श्योरली बेसिकली इसको अरेस्ट किया जाएगा। मतलब ये ज्यादा प्रिंटेड नहीं होंगे और इनकी जगह पे आपको 200 रुपी नोट्स आपका लाया जाएगा, बिकॉज दैट इज द मोस्ट ऑप्टिमल साइज्ड करेंसी।
सर लेकिन ये तो अभी आने वाली बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल जो यहाँ पे कारोबारी हैं जम्मू कश्मीर में, आपको लगता है कि उनको नुकसान सहना होगा और जो किल्लत है खासकर करेंसी की उससे भी जूझना होगा? देखिए, ये किल्लत आपके दिमाग में है, लोगों के दिमाग में है। अगर आपके पास करेंसी नहीं है तो आप बेसिकली चेक्स या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स क्यों नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है कि बेसिकली ये बिहार या यूपी है कि लेबर डिमांड मैक्सिमम है, वहां पे आपको कैश ही देना पड़ता है। ये जो कैश इंटेंसिटी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शंस में है, ये आप ही का दोष है। अगर आप कैश इंटेंसिटी को कम करते हैं, बैंकिंग चैनल्स में ही पैसे को रखते हैं, और अगर आपका आमदनी और आपका अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी वाइट में हो रहा है तब तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ये इतना कैश का डिमांड इस स्टेट में, ये थोड़ा अजीब सी बात है। जहां तक कैश की, मैं अगर होशियार बिजनेसमैन हूं, मैं एक ऐसा मॉडल अपनाऊंगा जहां पे मैं कैश कम और बिजनेस और ई पेमेंट्स में ज्यादा करूंगा। अगर कोई बिजनेसमैन कहता कि मेरे द्वारा नहीं होता है, मुझे लगता है कि फॉर मोस्ट केसेस ये एक अजीब सा आर्गुमेंट होगा। पर मुझे जो लगता है, क्योंकि ये कैश की किल्लत सिर्फ कश्मीर में नहीं है, मुझे लगता है कि जम्मू में भी कुछ कुछ जगह पे है, और मुझे लगता है कि कुछ देश में भी कुछ जगह पे कैश की शॉर्टेज हो रही है। ये आज से नहीं, कई दिनों से हो रही है। ये जहां पे एक्यूट है वो बात करना शुरू कर दिए हैं। मुझे लगता है कि नया जो कैश जो है, नया जो डिनोमिनेशन है 200 रुपीज का जो शुरू हुआ है, ये वाइड स्प्रेड हो जाएगा। मुझे लगता है कि 500 एंड सर्टेनली 2000 रुपीज का नोट जो है स्लोली बट श्योरली डिसकंटिन्यू होगा। लेकिन जिस तरह से आपने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी इसकी एक्यूट शॉर्टेज लगती है, जिसकी वजह से ये बातें सामने आई हैं, तो आपको लगता है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी है, उसको देखते हुए भी क्या आरबीआई की कोशिश ये है कि चौक कर दिया जाए करेंसी को? आरबीआई इस तरह से चौक नहीं कर सकता है। देखिए, एक चीज जान लीजिए, अगर कैश सप्लाई पंजाब में नॉर्मल है, हिमाचल में नॉर्मल है, यहाँ पे शॉर्टेज है, तो बेसिकली कैश वहां से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। जिसको कैश चाहिए, जहां से कैश अवेलेबल है, वहां से उठा के यहाँ पे ले आएगा। ये मुझे लगता है कि इट्स अ जनरल पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू स्ट्रीमलाइन यूज ऑफ नोट्स। जम्मू कश्मीर विशेष इसमें कुछ है नहीं। तो मेरा मानना है कि कोई अगर जोड़ता है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति ये है और आरबीआई पॉलिसी जम्मू देश कश्मीर को देख के कर रहा है, मुझे लगता है ये फारफेच्ड है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये थे प्रोफेसर दीपांकर, जिनका ये कहना है कि ये आरबीआई का पॉलिसी मैटर है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आने वाले दिनों में जो ये करेंसी का जो एक क्रंच है यहाँ जम्मू कश्मीर में, वो ख़त्म हो सकता है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। रियासत में नकदी के शदीद किल्लत होने के इम्कानात हैं। बैंक जराये के मुताबिक आरबीआई की जानिब से ऊंची कीमत वाले नोट की सप्लाई कम कर दी गई है और जरूरत का सिर्फ 30% हिस्सा ही रियासत को मिल पा रहा है। बैंक के एक सीनियर अफसर का कहना है कि आरबीआई की जानिब से 500 और 2000 की बड़ी करेंसी के बजाय 200, 100 और 50 रुपए की शक्ल में छोटे नोट भेजे जा रहे हैं। इसकी वजह से एटीएम सर्विस भी मुतासिर हो रही है। बैंकिंग शोबे के माहिरीन का कहना है कि बड़े नोटों की कम सप्लाई आरबीआई की उस पॉलिसी का हिस्सा है जिसके तहत सरहदी रियासतों और शमूल जम्मू कश्मीर में बड़े नोट महदूद तादाद में दस्तयाब कराए जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस फैसले से बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ तिजारती और माशी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। और सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर के बीजेपी लीडर की फोटो वायरल हो रही है। इस फोटो में वो AK-47 हाथ में लिए नजर आ रहे हैं। ये लीडर और कोई नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर रियासत के बीजेपी पार्टी के नायब सदर आशीष सरीन है। लेकिन फोटो के सामने आने के बाद से सरीन की जमकर मजम्मत की जा रही है, क्योंकि इस तरह की फोटो सोशल मीडिया पर AK-47 जैसी खतरनाक चीज को इतने आराम से नुमाइश करना लापरवाही है। इस वाकये से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह लीडर कानूनी निजाम को ठेंगा दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब किसी लीडर की इस तरह की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इससे पहले साल 2014 में पीडीपी के एमएलए जावेद मीर की भी ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। तब मीर ने कहा था कि मुद्दे को जरूरत से ज्यादा तूलजिया दिया जा रहा है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर को हथियारों के साए से निकालने की बात होती है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद नेता ही इन्हें बढ़ावा देते नजर आते हैं। आशीष सरीन की AK-47 के साथ फोटो वायरल होने के बाद सियासत गर्मा गई है और सभी पार्टियां बीजेपी की मजम्मत कर रही हैं।
देखिए, दूसरों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने वाले इस तरह के पोज देंगे, जो पोज अक्सर मिलिटेंट लोग जो हैं वो नौजवानों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए खिंचाते हैं AK-47 और बंदूक के साथ। और इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनका बड़े नेताओं के साथ फोटोग्राफ जो हैं वो वायरल होते हैं, वो लोग इस तरह के पोज में दिखते हैं। इसका संदेश जो है वो बहुत गलत जाता है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि क्या मैसेज वो देना चाहते हैं इस तरह के फोटोग्राफ से और इस तरह के पोज करके। ये फोटो हर व्हाट्सएप के ऊपर आ गया है और मैंने भी ये देखा, और लगता है कि बीजेपी को जब से गवर्नमेंट मिली है तब से उनको ज़्यादा खतरा हो गया है। और ये जो एक आशीष नाम का कोई अपने आप को बीजेपी का अहदेदार बताता है और ये AK-47 राइफल दिखा रहा है, मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से गुजारिश करूंगा कि इसका फौरी तौर कॉग्निजेंस लिया जाए और ये देखा जाए कि ये जो वेपन है इसके पास कैसे पहुंचा और ये किसके नाम अलॉट है। और इस बीच बीजेपी ने अपना बचाव करते हुए आशीष सरीन को पार्टी का रियासती नायब सदर मानने से इनकार कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि आशीष सरीन पार्टी का प्राइमरी मेंबर भी नहीं है। इस मसले पर बीजेपी लीडर से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे राजन वैद ने। अपने आप को बीजेपी का उपाध्यक्ष बताने वाले आशीष सरीन ने जब से अपना फोटो AK-47 के साथ फेसबुक पे अपलोड किया है, एक सियासी बवाल मच गया है। इस पे बात करने के लिए प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हैं सत शर्मा जी, किस तरह से इसको देखते हैं? ऐसा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से मेरे ध्यान में भी ये विषय आया है। यहाँ तक प्रश्न आशीष सरीन का है। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके से वो उपाध्यक्ष के तौर पर नहीं है, ना ही कार्यकारिणी हमारे सदस्य हैं। और यहाँ तक प्रश्न युवा मोर्चे का है, उसमें भी ना तो वो वाइस प्रेसिडेंट है, ना ही किसी कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने हुए मुझे 2 वर्ष का अंतराल लगभग हो चुका है। मेरे समय में ही इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द पार्टी इवन एज ए एक्टिव मेंबर। सर, ऐसे में देखने में आया है जो उनका फेसबुक है उस पे बड़े बड़े बीजेपी के लीडर हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाए गए हैं। तो क्या इस शख्स को क्या हर बीजेपी जो फंक्शन में इनको देखा जाता था, तो इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है कि देश के बड़े नेताओं का लगातार से बड़े फंक्शनों में आना होता है, बड़ी रैलीज होती हैं इलेक्शंस के दिनों में भी। ऐसे समय में इन लोगों के साथ इनकी फ़ोटोज़ खिंचवाना और खिंचवाने के बाद उसको फेसबुक पे चढ़ाना या दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक वितरित करना इन लोगों का, मेजॉरिटी लोगों का काम है। लेकिन जहाँ तक प्रश्न आशीष सरीन का है, ही इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द पार्टी इवन एज ए एक्टिव मेंबर ऑफ द पार्टी। सर, ऐसे में देखा गया है कि जो बीजेपी का IT सेल है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी बीजेपी का नाम मिसयूज ना करे, तो कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है। क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? डेफिनेटली हम लोग इस विषय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस करेंगे और जहाँ भी संशोधन हो सकते हैं हम लोग संशोधन करने की कोशिश करेंगे, ताकि ऐसा किसी किस्म का वाक़या जो है दोबारा ना हो। क्योंकि आम लोग भी अगर अपने आप को ऐसे पदों पर शो करते हैं और उसके बाद ऐसी ओछी हरकतें करती हैं कि AK-47 लेकर अपने कमरे में ही चाहे फ़ोटो खिंचवाना, पर मेरा मानना है कि लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन। जो लॉ को करना है उसको करना भी चाहिए। नेशनलिस्ट पार्टी है बीजेपी, जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में AK-47 दिखा के युवाओं को खासकर जो है एक मौका मिलता है कि देखिए अगर ये बीजेपी के लीडर हैं तो अगर ये ऐसा कर सकते हैं हम भी करेंगे, मैसेज गलत जाता है। तो पार्टी की तरफ से भी जो नाम खराब हुआ है और जो AK-47 का मिसयूज़ किया गया है, तो उस पे आप क्या यहाँ पे पुलिस प्रशासन से ये कहेंगे क्या उसके आशीष सरीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए? डेफिनेटली मैं कहूँगा, क्योंकि पार्टी का नाम बदनाम करने की जो कोशिश की गई है उसके डेफिनेटली पार्टी भी चाहेगी कि किसी किस्म का भी पार्टी के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए और ऐसे लोग जो गलत हरकतें करते हैं उन पर एक्शन होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो ये थे सत शर्मा जिनका कहना है कि आशीष सरीन का पार्टी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है और बीजेपी की तरफ से आशीष सरीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू।
और सत शर्मा के मुताबिक आशीष सरीन पार्टी के प्राइमरी मेंबर नहीं है, लेकिन सरीन का कहना है कि उसने हमेशा बीजेपी के लिए ही काम किया है। मीडिया से बात करते हुए सरीन ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि ये इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। उन्होंने फोटो शौकिया अपलोड की थी। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, मशाल रैली हो, तिरंगा यात्रा हो, मैंने भाजपा की तरफ से ही श्रीनगर में सारे प्रोग्राम किए हैं। तो आज अगर पार्टी कहती है कि मैं उसका भाग हूं या नहीं हूं, तो मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो मेरे को ये चीज का अंदाजा नहीं था कि ये गन के साथ फोटो एक इतना बड़ा इशू बन जाएगा। मैंने तो एक शौकिया फोटो उठाई थी और मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा एक इशू होगा। और यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने अमरनाथ यात्रा को लेकर एक बार फिर बड़ा हुक्म दिया है। एनजीटी ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड को कुछ हिदायतां जारी की हैं, जिनमें गुफा को साइलेंट जोन करने का ऐलान करने के साथ साथ सफर के दौरान जयकारे, घंटियों और गुफा में प्रसाद ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। और आखिरी चेक पोस्ट के बाद मोबाइल फोन के साथ दीगर सामान भी अब जायरीन नहीं ले जा सकेंगे। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की सदारत वाली बेंच ने श्राइन बोर्ड को हुक्म देते हुए कहा कि बोर्ड बात का ख्याल रखे कि अमरनाथ में मंत्र और जयकारे न लगाए जाएं। साथ ही ट्रिब्यूनल ने कहा कि श्राइन बोर्ड अकीदतमंदों के सामान की हिफाजत का इंतजाम करे। आपको बता दें कि एनजीटी ने श्राइन बोर्ड को सफर के दौरान अकीदतमंदों को दी जाने वाली सहूलियात, गुफा के आसपास की साफ सफाई और गुफा तक जाने वाले रास्तों को लेकर फटकार लगाई थी और आसपास के इलाकों को साइलेंट जोन बनाए जाने का हुक्म दिया था। अमरनाथ श्राइन की हियरिंग के दौरान कोर्ट ने बोला कि अमरनाथ श्राइन के जो दर्शन करने जाते हैं शरणार्थी, वहाँ पे कंप्लीट साइलेंस जोन होगा। और दूसरा, कोई भी शरणार्थी प्रसाद, खाने पीने की चीज़, मोबाइल ऊपर नहीं लेके जाएगा। नीचे फ्रिस्किंग वहाँ पे जमा करवा के दर्शन करके आके वापस ले सकता है। और घंटी उन्होंने बोला कि नीचे लगाएं जहाँ पे शुरुआत में ही, उसके बाद घंटी ऊपर भी नहीं होगी, वो कंप्लीट साइलेंस जोन होगी। और वहाँ पे दर्शन, जो शिवलिंग के दर्शन करने से पहले बोर्ड ने वहाँ पे लोहे की ग्रिल्स लगाई हुई हैं, उनको हटाने के लिए कोर्ट ने बोला है ताकि लोग अच्छे से दर्शन कर पाएं। और एनजीटी के इस फैसले से अकीदतमंदों में खासी नाराजगी पाई जा रही है। उनका कहना है कि इस तरह के फैसले से मजहबी अकायद को ठेस पहुंचती है। देखिए, एनजीटी ने जो पहले इस बार एक बिखेड़ा खड़ा कर दिया। आपने देखा कि चुनाव के माहौल में वैसे भी धार्मिक मुद्दों को बड़ी हवा दी जाती है और एनजीटी ने जो एक नया मंसूबा निकाला कि अमरनाथ गुफा का जो लास्ट चेक पोस्ट होगी, वहां पे ना तो जयकारे लगाए जाएंगे भोलेनाथ जी के, ना ही कोई आप सामान लेके जा सकते हैं। इससे पहले भी एनजीटी ने क्या किया था कि माता वैष्णो देवी के नाम पर भी उन्होंने कहा था कि वहां कोई जयकारे नहीं होंगे, वहां जो घंटियां हम बजाते हैं मंदिरों में, उस तरह की घंटी भी, रिंग्स भी नहीं बजाई जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ है और जानबूझ के हिंदुस्तान में इस तरह के मुद्दे को हवा दी जा रही है कि अमरनाथ गुफा में जयकारे नहीं लगाए जाएंगे भोलेनाथ के। इसको हिंदुस्तान कहीं भी बर्दाश्त नहीं करता। सर, ये जो एनजीटी ये फैसले लेती है बार बार कि नारे लगाएंगे या सामान ऊपर लेंगे, दो लोगों की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो एनजीटी ये फैसला लिया है, इसको उन्हें वापस लेना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके साथ खिलवाड़ हो या कुछ भी। ठीक है, तो ये फैसला बहुत गलत लिया हुआ है, तो जल्द से जल्द इस फैसले को वापस लिया जाए। जो एनजीटी ने अपना नया एक स्टेटमेंट दिया है कि भवन के ऊपर, जो अमरनाथ के भवन पे अगरबत्ती या मोबाइल फ़ोन और एक लाइन में जाने के लिए कहा है और कुछ सीमे तक कुछ लोग आगे जाएंगे, उससे मेरे को लगता है कहते हैं कहीं ना कहीं हमारे जो धार्मिक जो जगह है उनके लिए, उनको और आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं जो हमारे यहाँ पे आते हैं, जिसके कारण हमारा J&K स्टेट जिस पे सारा निर्भर है, वो उसके ऊपर सारा डिस्टर्ब किया जाएगा। और उधर जम्मू कश्मीर में एलओसी के नजदीक बर्फ की चट्टान खिसकने के सबब 5 लापता जवानों की तलाश में फौज का सर्च ऑपरेशन जारी है। इनमें से 3 जवान बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर और 2 जवान कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर से गायब हैं। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बर्फ की चट्टान खिसकने के बाद फौज के 5 जवान लापता हैं। बर्फ की चट्टान खिसकने की वजह से सिक्योरिटी एहलकारों की गुरेज और कुपवाड़ा में फौज की 2 पोस्टों को नुकसान पहुंचा है।
कश्मीर में तबाही मचाने के लिए आने वाले पाकिस्तानी दहशतगर्दों की दरअंदाजी का यही रूट है। इसलिए 3 दिन पहले बर्फ की चट्टान खिसकने का अलर्ट जारी होने के बाद भी फौज किसी पोस्ट को खाली नहीं कर सकती। सफेद आफत लगातार फौज का इम्तिहान ले रही है। शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में लगातार बर्फबारी के बाद आर्मी पोस्ट पर एवलॉन्च हुआ। लापता फौजियों को तलाश करने के लिए मुसलसल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पीर की शाम शुरू हुई बर्फबारी से गुरेज में 5 फीट से ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। लगातार बर्फ गिरने से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किल हो रही है। इस दफा हर डिस्ट्रिक्ट में SDRF की जो है वो टीम्स जो है उनको डिप्लॉय किया गया है। तो सुबह ये था कि 3 लोग जो है वो उसमें आर्मी के जवान जो 3 थे वो उसमें पता लगा था कि वो शायद उसमें अभी मिसिंग है। ये बर्फीली आफत सिर्फ गुरेज सेक्टर में नहीं है बल्कि कश्मीर में ही कुपवाड़ा जिले के नौगाम में भी है। बर्फ की चट्टान खिसकने से यहाँ 2 और जवान लापता हैं। 20 डोगरा बटालियन के फौजियों के लिए आर्मी ने बचाव मुहिम शुरू कर दिया है। दोनों जगहों पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के रास्ते में सबसे बड़ी मुश्किल कश्मीर में हो रही बर्फबारी है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद है। 30 घंटों की लगातार बर्फबारी ने पूरी कश्मीर वादी को सफेद कर दिया है। पहाड़ों की ऊंचाई पर छिपकर वार करने वाली इस सफेद मौत से अब रेस्क्यू टीम मुकाबला कर रही है। गुरेज और नौगाम में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में स्निफर डॉग्स और एवलॉन्च रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग ले चुके कमांडोज को भी लगाया गया है। अब वहाँ चूंकि एक अमला है टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का और कुछ लोग सिक्योरिटी के लोग हैं, वहाँ उस तरह की जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो अपने स्लोप्स की तरफ से कि एवलांच का खतरा है, उस वक्त बिफोर हैंड उनको इन्फॉर्म किया जाता है। खराब मौसम के सबब रेस्क्यू टीम की मुश्किलें दोगुना हो गई हैं। इंतजामिया और आर्मी के डिजास्टर मैनेजमेंट विंग ने फॉरवर्ड पोस्ट के जवानों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। आम लोगों को चेतावनी दी गई है कि वे अपने घरों के भीतर ही रहें और वहीं सेना के जवानों को भी जो फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात हैं सतर्कता बरतने की आदेश में। कश्मीर के इस इलाके में दर्जे हरारत -20 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ कुछ मिनटों के लिए भी खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फौज के जवान इस जानलेवा मौसम में भी रात और दिन की परवाह किए बगैर पूरे जोश के साथ मर्चेंट पर डटे रहते हैं। बर्फ की चट्टान खिसकने के बाद फौज ने अपने जवानों को ज्यादा वक्त तक अंडरग्राउंड बंकर में रहने के लिए कहा है। अहकामात ये भी है कि सिर्फ पेट्रोलिंग के वक्त ही जवान बंकर से बाहर निकलें। पहाड़ों पर गश्त के बाद फौजियों का हवा की रफ्तार और तेज बारिश का ख्याल रखने के लिए भी कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर बर्फीली चट्टान में दबे फौजी जवानों की तलाश के लिए आर्मी ने हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की टीम की मदद तलब की है। मुसलसल हो रही बर्फबारी के सबब लोकल रेस्क्यू ऑपरेशन यूनिट को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से HAWS के माहिरीन की मदद मांगी गई है। बालटाल सोनमर्ग में मुकीम HAWS की टीम इस तरह के ऑपरेशन के लिए बेहद करामत मानी जाती है। हजारों फीट ऊंचाई वाले इलाकों में काम करने के लिए स्कूल में खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। HAWS रियासत के 3 अलग अलग हिस्सों में ऑपरेट करता है। अलग अलग औकात में आर्मी के लिए स्पेशल कोर्स चलाए जाते हैं। गुलमर्ग में विंटर वॉरफेयर कोर्स, सोनमर्ग में माउंटेन वॉरफेयर और मचोई में आइस क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बता दें कि 2017 की शुरुआत में गुरेज सेक्टर में ही बर्फीली चट्टान गिरने से 15 जवान शहीद हो गए थे। और रियासत के दूसरे इलाकों में भी लोगों के फंसे होने की खबर है। सुरनकोट इलाके में तकरीबन 70 लोग बर्फबारी और बारिश में घिरे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। इनमें से 42 गैर रियासतों से आने वाले मजदूर थे, जिनकी गाड़ी पीर की गली के करीब बर्फ में फंस गई थी। इन्हें निकालकर कंपनी के बेस कैंप में मुंतकिल किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात तक मौसम में किसी तरह की तब्दीली के इम्कानात नहीं है। उधर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आज तीसरे दिन भी बंद रहा। रोड पर आमदोरफ्त बंद रही। रोड बंद होने की वजह से कश्मीर जाने वाले कई मुसाफिर फंसे हुए हैं। फंसे हुए मुसाफिरों का कहना है कि वो 3 दिन से बस स्टैंड पर फंसे हैं और सर्दी में इस तरह यहां रहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उनके साथ खवातीन और बच्चे भी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यहां खाने पीने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फंसे हुए मुसाफिरों ने सरकार और इंतजामिया से जल्द रास्ता साफ करवाने की अपील की।
हम यही चाहते हैं कि जो रोड है ना, इसमें जल्द से जल्द अगर ये क्लियर हो जाए तो सब मुसाफिर अपने अपने घरों में जाते हैं। तो यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है, किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो फिर वो क्या करेगा, रहने के लिए कहाँ रहेगा। तो फिर रास्ते में किराया भी बहुत होते हैं यहाँ, अभी जहाँ जो किराया है वो भी बहुत बढ़ जाएगा यहाँ से। मेरा नाम वाजिद मकबूल है, मैं कश्मीर से आया हूँ और यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं, हमें 3 दिन से हम यहाँ फंसे हुए हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें रास्ता ठीक करके दें और हम आसानी से घर जा सकें, ताकि गरीब लोगों का भी यहाँ नुकसान ना हो और हम भी आसानी से घर जा सकें। सर मैं 7 दिन से इधर जम्मू में हूँ सर, यहाँ बहुत परेशानी है, फाके लग रहे हैं सर, यहाँ पैसा नहीं है हमारे पास कुछ नहीं। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये रोड खोले जल्दी, हमारी उस रोड का कुछ बंदोबस्त करे, हम घर पहुँचे। और भारी बर्फबारी और बारिश के बाद वादी के मौसम का मिजाज बदला सा है। ठंड बढ़ने के बाद दर्जे हरारत में भी गिरावट दर्ज की गई है। कश्मीर और लद्दाख इलाके में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है और वहीं गुलमर्ग में अब तक का सबसे कम टेम्परेचर -9.8 दर्ज किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के इम्कानात बने हुए हैं। लेह में दर्जे हरारत -6.5 और करगिल में -5.8 दर्ज किया गया है। वहीं श्रीनगर में -0.7, पहलगाम में -2.1 और जम्मू में 8.8, बटोट में 1.1 के साथ बनिहाल में 0.6, भदरवा में 0.4 दर्जे हरारत दर्ज किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत और गिरने के आसार हैं। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने कहा कि मौसम के हालात में बुधवार रात से धीरे धीरे सुधार होगा। ये है जैसे हमने पहले चेतावनी दी थी इंफॉर्मेशन कि 5 तारीख को हमने एक प्रेस रिलीज जारी किया था 5 सितंबर को कि 11 से लेकर 15 तारीख के बीच में मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फ और हेवी स्नोफॉल का प्रेडिक्शन था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो आने वाले दिनों में ये है कि पेशन गोई, कल से मौसम ठीक होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी कल भी बादल छाए रहेंगे। अमूमन जम्मू कश्मीर में लेह में थोड़ा कल ठीक हो सकता है। तो ओवरऑल जो है कल से मौसम ठीक हो जाएगा, फिर इसके बाद तकरीबन 1 हफ्ता मौसम साफ रहने का इम्कान है। और पिछले कई रोज से जारी बर्फबारी और बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रुक गई है। वहीं रामबन और जवाहर टनल के बीच हुई भारी बर्फबारी के बाद नेशनल हाईवे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी है, लेकिन इन सब के बीच बनिहाल बारामूला रेल सर्विस जारी है। ट्रैफिक हुक्काम के मुताबिक अगर बारिश रुकी रही तो जल्द मलबा हटाकर सड़क को गाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा। रियासती पुलिस को अब पासपोर्ट दरख्वास्त की सारी फॉर्मेलिटीज 30 दिनों के अंदर पूरी करनी होगी। हुकूमत ने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत यह अहकामात जारी किए हैं। एक्ट के तहत अवाम को यह हुकूक हासिल होता है कि तयशुदा मुद्दत में उनके काम मुकम्मल किए जाएं, यानी पुलिस और एलआईयू को अपनी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर सौंपनी होगी ताकि पासपोर्ट की कार्रवाई जल्द अज जल्द पूरी की जा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दरखास्त दहगान मुतल्लिका अहलकार के खिलाफ हायर अथॉरिटी से शिकायत कर सकता है। पहले इस काम के लिए 2 महीने का वक्त मुख्तस था। हालांकि 2016 में महज 1% दरखास्त पर ही मुतय्यना 21 दिनों के अंदर रिपोर्ट जमा की गई थी, जबकि 2015-16 में पुलिस वेरिफिकेशन का काम पूरा होने में तकरीबन 3.5 महीने लग जाते थे। इसके अलावा हुकूमत ने प्रॉपर्टी, रेवेन्यू और बैंक लोन समेत 15 चीजों को भी पीएसजीए एक्ट के दायरेकार में लाने का फैसला किया है। इसके तहत प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और बैंक लोन के लिए सारी फॉर्मेलिटीज 21 दिनों में पूरी करनी होगी। और एनईईटी पीजी एग्जाम में तलबा की कसीर तादाद के पेश नजर वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने वादी में मजीद सेंटर खोलने का मुतालबा किया है। वजीर आला महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि एमडीएस इम्तिहानात के लिए वादी के तलबा को दूर दराज इलाकों में न जाना पड़े। इस सिलसिले में वजीर आला ने मरकजी वजीर सेहत को खत लिखा है। खत में मरकजी वजीर से एमडीएस इम्तिहानात के लिए रियासत में ही एग्जाम सेंटर कायम करने का मुतालबा किया गया है। वजीर आला का कहना है कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी एनईईटी के लिए बने सेंटर पर एमडीएस तलबा को भी बैठने की इजाजत दी जाए। वाज़ेह हो कि डेंटल सर्जन के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिले के लिए 7 जनवरी 2018 को एंट्रेंस
टेस्ट होने हैं, जिसमें वादी के हजारों तलबा के शामिल होने के इम्कान हैं। आपको बता दें कि इससे कबल नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड वजीर आला की दरख्वास्त पर बारामूला और श्रीनगर में पहले ही 2 मजीद सेंटर कायम कर चुका है। इससे कबल वादी के तलबा को एग्जाम के लिए जम्मू और सांबा जाना पड़ता था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने अछन में बन रहे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का काम 18 महीने के अंदर पूरा करने की हिदायत दी है। अगर मुतय्यना मुद्दत में काम मुकम्मल नहीं किया गया तो तामीरी एजेंसी पर यौमिया 50,000 रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। श्रीनगर जिले के अछन इलाके में वाक़ 5 मेगावाट पावर प्लांट में फाजिल अशिया से बिजली पैदा की जाएगी। वाज़ेह हो कि इस प्रोजेक्ट पर 2013 में काम शुरू हुआ था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कई एजेंसियों ने प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया। प्रोजेक्ट का ठेका इस वक्त किस्टोन एनर्जी टूल्स LLC और एस्टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया, लेकिन पावर परचेज एग्रीमेंट PPA पर अभी तक सरकार की जानिब से कोई फैसला नहीं किया गया। प्रोजेक्ट की ताखीर से नाराज एनजीटी ने PPA पर जल्द फैसला लेने को कहा है। एजेंसियों ने PPA पर दस्तखत के बाद 18 माह के अंदर काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। एनजीटी ने कहा कि श्रीनगर में रोजाना 450 मेट्रिक टन फाजिल अशिया निकलती है। इसके इस्तेमाल से शहर के बिजली के बहरान पर कंट्रोल किया जा सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते शोपिया में जम्मू कश्मीर बैंक की वैन पर हमला कर 2 सिक्योरिटी गार्ड को हलाक करने वाले मिलिटेंट्स की शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस का दावा है कि हमले में मुलविस मिलिटेंट का पता चल गया है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि कैश वैन में 6 अफराद सवार थे और उन्होंने मिलिटेंट से जान बख्शने के लिए काफी मिन्नतें की, लेकिन जालिमों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी गार्ड को हलाक कर दिया। श्रीनगर की लोकल अदालत ने डिप्टी एसपी मोहम्मद अय्यूब पंडित के कत्ल मामले में 17 मुलजिमों की जमानत खारिज कर दी है। साथ ही सभी मुलजिमों के खिलाफ कत्ल, दंगे और डकैती के इल्जाम तय कर दिए गए। चौथे इजाफी जिला प्रिंसिपल और सेशन कोर्ट की अदालत ने सभी मुलजिमों पर कत्ल, लूट, साजिश, दंगे और गैर कानूनी एक्टिविटीज की दफा 13 के तहत इल्जाम तय किए गए। अदालत ने दफाई वकील NN रोंगा और सरकारी वकील की सुनवाई के बाद सभी 17 मुलजिमों के खिलाफ इल्जाम तय किए। आपको बता दें कि 22 जून 2017 को श्रीनगर से सटे नौहट्टा में भीड़ ने डिप्टी एसपी मोहम्मद अय्यूब पंडित को ड्यूटी के दौरान पीट कर कत्ल कर दिया था। मुलजिमों ने पुलिस अफसर का पिस्टल भी छीन लिया था। इस मामले में पकड़े गए सभी मुलजिम गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में उनकी पार्टी दूसरी सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। माजी में NC और कांग्रेस एक साथ इंतखाबात लड़ चुके हैं। पार्टी कारकुनान को खिताब करते हुए फारूक ने कहा कि पार्टी अपने बलबूते पर ही इंतखाबात जीतने का दमखम रखती है। इस मौके पर फारूक ने बीजेपी और RSS की जमकर तनकीद की। बीजेपी पर उन्होंने मुल्क को फिरका वाराना बुनियाद पर तकसीम करने का इल्जाम आयद किया। वहीं उन्होंने RSS को इमरजेंसी का हामी बताया। फारूक ने इजराइल को लेकर भी मरकजी हुकूमत की पॉलिसी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत में आने के बाद पहले असेंबली इजलास में ही इलाकाई खुद मुख्तारी का कानून बनाया जाएगा। और यहां वक्त हो गया एक और मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। कुपवाड़ा में एम्प्लॉयमेंट कम प्लेसमेंट मेले का इफ्तिताह किया गया। इस मेले का एहतमाम डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में DDC खालिद जहांगीर ने किया। वाज़ेह हो कि DDC कुपवाड़ा खालिद जहांगीर ने डिग्री कॉलेज का दौरा किया, जहां डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर की जानिब से एक रोजगार और प्लेसमेंट मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों को सरकारी तरक्याती मंसूबों के बारे में जानकारी दी गई, जो कि जिले में मुख्तलिफ एजेंसियों की जानिब से चलाई जा रही है। मेले में नौजवानों को खिताब करते हुए खालिद जहांगीर ने सभी एजेंसियों और कंपनियों का शुक्रिया अदा किया जो मेले में नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के मकसद से शिरकत कर रही थी, और साथ ही नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के तहत ट्रेनिंग देने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हौसला अफजाई भी की और कहा कि इससे जिले के नौजवानों को रोजगार मिलेगा।
भारी बर्फबारी के बाद सयाहती मकामात पर जमी बर्फ को हटाने के लिए गुलमर्ग में इंतजामिया की जानिब से सयाहों के लिए तमाम मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सिलसिले में फौज की भी मदद दी जा रही है। इस मौके पर गुलमर्ग के सीईओ हनीफ बाल्की का कहना है कि सयाहों को किसी तरह की तकलीफ का सामना न करना पड़े, इसलिए हर तरह की सहूलतें दी जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ मौके पर डीसी बारामूला डॉक्टर नासिर नक्काश भी मौजूद रहे, जिन्होंने बर्फ हटाने के कामों का जायजा लिया और कहा कि सयाहों और आम लोगों के लिए गुलमर्ग रोड का काम जारी है। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में शानदार कामयाबी हासिल करने वाला सैयद हामिद बुखारी का अपने आबाई वतन वालीवार पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। गांदरबल जिले की लार तहसील के रहने वाले हामिद बुखारी ने 2016 यूपीएससी एग्जाम में दूसरी रैंक हासिल कर इलाके का नाम रोशन किया है। जी सलाम से खास बातचीत में उन्होंने मेहनत और लगन से उन्होंने ये मकाम हासिल किया, ऐसे तासुरात जाहिर किए। पिछले 3 साल की ये मेहनत थी एंड इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट और 31 मई को इसका रिजल्ट आया था, तो आई कुड नॉट फिगर आउट फर्स्ट वाली लिस्ट में। अभी 8 दिसंबर को रिजर्व लिस्ट आई है, मेरा सीरियल नंबर 2 है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सेंट्रल ए ग्रुप ए सर्विस है, सिविल सर्विस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट आई गॉट द फ्रूट्स ऑफ माय हार्ड वर्क। आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी कश्मीरी यूथ के लिए? देखिए, मैंने एक एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू स्पीक ऑन दिस के यूथ के लिए मेरी क्या मैसेज रहेगी, वो तो उन तक है कि वो क्या डिसाइड करें। सिविल सर्विस एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, उसके अलावा बाकी भी और बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, तो आप मेहनत कीजिए, यू बिलीव इन द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और मेरिट आप अपने, इफ यू आर मेरिटोरियस यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। श्रीनगर के एसएमएसएच अस्पताल का हीटिंग सिस्टम फटने से भगदड़ मच गई और हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों को बाहर भागना पड़ा। हीटिंग सिस्टम फटने से कई मरीजों पर गर्म पानी भी गिर गया। आपको बता दें कि हीटिंग सिस्टम फटने से हॉस्पिटल के अहाते में पानी भर गया, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हीटिंग सिस्टम फटने के बाद कोई भी आला अफसर मौके पर नहीं आया। मरीजों के साथ आए लोगों ने ही जैसे तैसे अपने घर वालों को बाहर निकाला। और जाने माने इस्लामिक स्कॉलर और पहाड़ी सियासतदां मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी के 27वें यौम वफात पर खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर बोर्ड फॉर द डेवलपमेंट फॉर पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया और मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी को याद किया गया। इस मौके पर बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप गुप्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी की जिंदगी पर रोशनी डाली। ये सारी रियासत के अंदर मनाया जा रहा है। मौलाना मसूदी पहाड़ियों के भी नेता थे और जब जनता पार्टी की सरकार बनी उसके अंदर रियासत के अंदर वो उसके अध्यक्ष रहे। तो आज का वो दिन कि 1990 के अंदर वो मिलिटेंसी की गोलियों का शिकार हुए, तो मैं अपने बोर्ड की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट करना चाहूँगा। कंप्यूटर चाहिए, किताब चाहिए, ताकि इस रियासत का विकास हो और हमारे नौजवान जो है वो आगे बढ़े। जम्मू में मुकीम कश्मीरी पंडितों के लिए खुसूसी मेगा मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ चेकअप कैंप का एहतमाम किया जाएगा। ये कैंप रियासत से बाहर रहने वाली तंजीम के अफसरान ने इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके दी। उन्होंने बताया कि इस कैंप का एहतमाम तंजीम की जम्मू टीम और श्रीनगर श्री अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी के जरिए दी जाएगी और मेदांता हॉस्पिटल के ताउन से नगरोटा के जगती में कश्मीरी पंडितों के लिए बनी टाउनशिप में लगाया जाएगा। ये 2 रोजा कैंप 16 और 17 दिसंबर को लगाया जाएगा। तंजीम के अफसरान ने लोगों से बड़ी तादाद में शिरकत करने की अपील की। ये जो मेडिकल कैंप मैंने ऑलरेडी ब्रीफ किया है, ये एक यूनिक फर्स्ट टाइम इस टाइप का कैंप लग रहा है और ये मेगा मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंप लग रहा है। उसका मतलब ये है कि सारे जितने भी हमारे स्पेशलिटीज हैं मोस्टली इसमें सारी कवर हो गई है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है, इसमें जो आजकल की जो मेन मेडिसिन होती हैं, जैसे पेन किलर होता है, कफ सर्प होता है, या कोई बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए किसी ओल्ड मैन को टॉनिक चाहिए, ये सब वहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जगटी में जो हमारा हॉस्पिटल है टाउनशिप, जटी टाउनशिप में, वहाँ लग रहा है। ये
बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने एहतजाज किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। पार्टी कारकुनान ने सरकार पर जम्मू के नौजवानों के साथ इम्तियाजी सुलूक बरतने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जब भी सरकारी नौकरी के लिए कोई लिस्ट जारी की जाती है तो उसमें जम्मू के नौजवानों की अनदेखी की जाती है। पैंथर्स पार्टी लीडर हर्षदेव सिंह ने इस मामले में पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज करने की बात कही। देखिए, जिस तरीके से जम्मू के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के साथ बीजेपी और पीडीपी की सरकार द्वारा एक खिलवाड़ किया जा रहा है, उसे पैंथर्स पार्टी बर्दाश्त करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। आपने जितने भी लिस्टें पिछले 3 वर्षों में निकाली, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा रिलीज की गई हो या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा निकाली गई हो, उसमें भारी पैमाने पे धांधलियां हुई हैं और भेदभाव हुआ है। और आपकी जम्मू कश्मीर की सरकार ने कितना बड़ा विश्वासघात यहाँ के लोगों के साथ और खास तौर पर यहाँ के नौजवानों के साथ किया है। और मनरेगा के तहत काम करने वाले मुलाजमीन ने बारामूला में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। यह एहतजाज हुकूमत का मनरेगा मुलाजमीन को मुस्तकिल करने को लेकर था। मरकजी स्कीम के तहत काम कर रहे मुलाजमीन ने मुस्तकिली समेत अपने मुतालिबात को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हुकूमत से अपील की कि हुकूमत उन्हें मुस्तकिल करे, साथ ही हमारी मुश्किलात का हल निकाले। मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से आए मेहमानों को उनके अजीजो अकारिब ने नम आंखों से विदाई दी। पुंछ रावलकोट बस सर्विस से 71 पाकिस्तानी शहरी हिंदुस्तान आए थे। कश्मीर के दोनों जानिब रहने वाले लोगों के लिए इस बस सर्विस की शुरुआत 2006 में की गई थी ताकि दोनों तरफ के लोग बआसानी अपने अजीज और रिश्तेदार से मिल सकें। क़याम अमन और बाहमी ताल्लुकात की बेहतरी की राह में बस सर्विस की शुरुआत को बड़ी कामयाबी माना जाता है। हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तानी टूरिस्ट को वीजा क्लियरेंस और दीगर सहूलियात वक्त पर फराहम की जाती है, लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसी का रवैया इस मामले में काफी मनफी यानी नेगेटिव है। इस सिलसिले में पाकिस्तानी शहरी भी हुकूमत और अपने सफारत खाने को मुरीद इल्जाम ठहराते हैं। उनका कहना है कि वीजा क्लियरेंस में तेजी लानी चाहिए। कुपवाड़ा में हॉर्टिकल्चर के मुलाजमीन के बीच इंतखाब हुआ, जिसमें तारिक मकबूल को जिला सदर और अब्दुल अहमद भट्ट को स्टेट प्रेसिडेंट तकर्रुर किया गया। इस मौके पर हॉर्टिकल्चर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी मौजूद रहे और साथ में मुलाजमीन के मसाइल को सुलझाने पर भी चर्चा की गई। आज हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुना, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया, मेरे मुलाजिम भाई ने, और उनके जो बुनियादी हुकूक होंगे इंशाल्लाह मैं उनको आगे ले जाने की कोशिश करूंगा और भरपूर कोशिश करूंगा कि इनको हर वक्त इनके साथ रहूं। और बुलेटिन के इख्तिताम पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बात बांदीपोरा के उस गांव की जहां रहने वाले तलबा पढ़ लिखकर मुल्क और रियासत का नाम रोशन करना चाहते हैं। गांव में बिजली ना होने के चलते जलती लकड़ी की रोशनी में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इस तरह पढ़ाई करने से इन बच्चों की सेहत को नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार है कि गांव में बिजली पहुंचाने के लिए जरूरी कदम उठाने को तैयार नहीं है। आप देखिए रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। बांदीपोरा का तंगथाड़ी गांव, रात के अंधेरे में पढ़ाई में मशगूल 13 साल की सलीमा और उसके भाई बहन। 8वीं दर्जे में पढ़ने वाली सलीमा पढ़ लिख कर कुछ मुकाम हासिल करना चाहती है, मुल्क और रियासत का नाम रोशन करना चाहती है, लेकिन सरकार है कि उसके गांव तक बिजली की सहूलियात देने की जहमत तक नहीं उठा रही। गांव के बच्चे इसी तरह जलती लकड़ी की रोशनी में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सलीमा के छोटे बहन भाई गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, तो सलीमा को 2 घंटे इसी तरह पैदल चलकर अथवा टोई के मिडिल स्कूल जाना होता है। स्कूल से वापस आते आते उसे शाम हो जाती है। रात होते ही गांव में अंधेरा छा जाता है। सलीमा और उसके बहन भाई रात में इसी तरह पढ़ाई करने को मजबूर होते हैं। मुझे पढ़ने की बहुत शौक है, मैं इतनी दूर जाती हूँ, रात वापस आती है, हमको नहीं लाइट होती न कुछ, दिन जला के हम खाना शाना खाते हो, किताब खोलते हैं अंधेरे में, नहीं हमको लाइट है नहीं कुछ, पढ़ने को हमको दिक्कत आती है। 6 बहन भाइयों में सलीमा तीसरे नंबर की बेटी है। 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। मां का 2 साल पहले इंतकाल हो गया था। पढ़ाई के साथ साथ खाना बनाने से लेकर छोटे बहन भाइयों की देखभाल भी सलीमा के ही जिम्मे है।
सलीमा के वालिद भी अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गांव में बिजली न होने की तकलीफ उन्हें भी है। मुकामी लोगों का भी कहना है कि कुछ अरसे पर मौजूद गांव को तो सरकार ने बिजली मुहैया करा दी, लेकिन उनके गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं चाहते हैं मेरी बेटी मगर पूरा 15 तक पढ़नी चाहिए। नौकरी नहीं लगेगी फिर भी ये पढ़नी जरूरी है। यहाँ वो बिजली का पानी रोड वगैरह बिजली का ही हमारी साइड से बिजली अब पोल जो लाइन जा रही है वो वेवन में जा रही है। हमको 4 या 5 पोल लग रहे थे यहाँ, वो नहीं दिया। सरकार भले ही तंगथाड़ी गांव की अनदेखी कर रही है, रात होते ही गांव में अंधेरा छा जाता हो, लेकिन सलीमा, उसके छोटे बहन भाइयों और गांव के दूसरे बच्चों के हौसले बुलंद हैं। वो इसी तरह जलती लकड़ी की रोशनी में पढ़ लिख कर अपना मुस्तकबिल रोशन करने की जद्दोजहद में लगे हैं। हालांकि इस तरह रोशनी कर पढ़ाई करना उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ जाते हैं, जैसे दोनों में इकट्ठे बैठ जाते हैं, वो लकड़ी जलाते हैं, उससे क्या है कि थिन सी फिल्म जो है वो लंग्स पर जम जाते हैं, जिसमें सांस लेने में तकलीफ होता है। स्पेशली आंखों में कुछ जलन सी हो रही है, एलर्जिक रिएक्शन है, क्योंकि ये जला रहे हैं वो लकड़ी वगैरह, उससे धुएं से इनकी आंखें जो है उस पर थोड़ा सा असर पड़ रहा है। सरकार एक तरफ जहां दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स्कीम के तहत घर घर रोशनी पहुंचाने की बात कहती है, तो सलीमा का तंगथाड़ी गांव आज भी अंधेरे में है। जबकि इसी स्कीम के तहत पड़ोसी गांव में बिजली मुहैया कराई गई है, तो फिर तंगथाड़ी गांव के साथ अनदेखी क्यों की जा रही है? इसका जवाब तो सरकार और महकमे के अफसरान ही दे सकते हैं। जी सलाम के लिए बांदीपुरा से भट्ट शहजाद की रिपोर्ट।